दोस्तों नमस्कार। हम लोग करेंगे 100 क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास कुछ टीचर्स के कोर्सेस हैं और वहाँ पर एक बात कह के ये पीडीएफ्स हमको दी गई कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट हार्ड क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ऐसे करके कई सारी पीडीएफ्स हैं, 3-4। ठीक है। इसके अलावा एक ये वाली पीडीएफ है जहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स मार्क्ड हैं, बेस्ड ऑन दोज पीडीएफ्स हैं, वहीं से ये क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे ये वीडियो छोटी हो, आपको रिवीजन क्विक मिल जाए। लेकिन अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आप क्या अप्रोच लगाना कि पहले आप क्या करना, ये क्वेश्चंस देखना, उसके बाद ऑप्शंस देखना, अपनी रीजनिंग लगाना, उसके बाद आंसर्स देखना। आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है। तो जिनके पास कोर्स है वेल एंड गुड। कुछ लोग टेलीग्राम पे भी देते हैं, तो देखो यार ऐसे मत किया करो, किसी टीचर की मेहनत पे पानी मत फेरो। मैं आपको कहूँगा आप कोर्स परचेज कर लो या अपने किसी दोस्त से कभी मदद ले सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे बोल सकते हो। कोड लिख लो 8808090501। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लें, बेटर रहेगा। तो बोला है द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, ये रेड नहीं होगा आई थिंक। क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? कंप्यूटर बेस्ड मॉडल किस पे बेस्ड है? स्टलरो एंड डेविस, ये साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट। ये हो क्यों नहीं रहा है? आई डोंट नो, होना चाहिए यार। ओके, हो तो गया। चलो, द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, किसने डेवलप किया है? स्टलरो एंड डेविस ने। ये याद रखना। जैसे यही क्वेश्चन अगर आप यहाँ जा कर के पढ़ोगे, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ऐसे दिया हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, किसने डेवलप किया? तो 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको चारों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा और फिर मिलेगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो छोटी हो। आपको खुद से अप्रोच उसी तरीके से करना है। दोबारा इसलिए बोला क्योंकि ज़रूरी है। आप ऐसे कर लोगे आपको नहीं पता चलेगा। ये है क्विक रिवीजन वीडियो कि आपने वो पीडीएफ्स देखी हो, उसके बाद आप ऐसे आओ तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये वाला आंसर क्यों था। आई होप आप समझ गए होगे, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। बड़े भाई या छोटे भाई की बात का थोड़ा सा लिहाज रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस डू स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग? ग्रुप लर्निंग जो होती हैं, मतलब एक साथ कई सारे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, चचा चचा चचा, मतलब ये बच्चे हैं मान लो, तो इससे क्या होता है? मान लेते हैं ये बच्चा बहुत शाई है, मान लेते हैं ये बच्चा थोड़ा डरता है। ठीक है, शाई और डरने में दोनों अलग अलग फ़र्क है, कभी कभी वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो होगा क्या, जब हम ग्रुप काम करेंगे तो ये बच्चे अपना योगदान भी इसमें आकर के देंगे ना, अलग अलग बच्चों से बात भी करने लगेंगे। समझ रहे हैं? तो यही फ़ायदा होगा टू मोटिवेट आइसोलेटेड, मतलब जो दूर के बच्चे हैं, अलग थलग रहते हैं, स्टूडेंट्स टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बनने का मतलब भी यही है कि भाई साहब जब वो हमारे सामने आएंगे, तो अच्छा बिहेव भी करने लगेंगे और अच्छे से उनका आउटपुट भी आने लगेगा। ठीक। Which of the following combines scopes of large group, small group and individualized teaching methods? तो यह है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अभी जैसे मैं बोल रहा था इसी से मुझे याद आया, डिसलेक्सिया कुछ इशू है जो ब्लैक पेन हो जा रही है, जाने दीजिए, जो हो जा रही है सो हो जा रही है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होते हैं? कंबाइंस स्कोप ऑफ लार्ज ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर जीडी हो पाएगा नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएटेड मेथड्स करने पड़ेंगे, भेदक शिक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ देखो अलग अलग टास्क ही, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के लिए आपको वो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। एज अ टीचर आप कुछ नहीं कर सकते। विच कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स वुड इनकरेज द लर्नर सेंटर्ड पैराडाइम? लर्नर सेंटर्ड का मतलब क्या है? टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है। अब लर्नर सेंटर्ड तो यही हो गया। इसके ऊपर अगर आप फोकस कराना चाहते हो तो सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो टीचर के लिए हो गया। लेक्चर मेथड, ये भी टीचर ही कर रहा है। प्रोजेक्ट मेथड कौन करेगा? बच्चा करेगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चा लेगा। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर मेथड, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आपको साफ साफ आंसर से पता चल जा रहा है, ये इसका ऑप्शन ईजी था।
व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मेथड की लिमिटेशन क्या है? लर्नर सेंटर्ड है। ये लिमिटेशन तो नहीं होती है, तो अच्छी बात होती है ना, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर्स गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये भी अच्छी बात होती है। अगला है कि लर्नर्स आर यूजुअली नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज्ड। ये बात सही है कि भैया जो लर्नर्स होते हैं उनकी टीचर बहुत मदद नहीं कर पाता है, और ये एक नेगेटिव फैक्टर है। कभी कभी बच्चे गलत एक्सपेरिमेंट्स भी करने लगते हैं, तो यही एक लिमिटेशन है प्रोजेक्ट मेथड की। बाकी तो सारी चीज़ें उसके पक्ष की ही थी। यूरिस्टिक मेथड, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद रखिएगा, उन्होंने दिया है। और ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, खोज की भावना है। यहाँ पर बच्चा एक साइंटिस्ट के रूप में काम करता है, छोटा साइंटिस्ट, मिनी साइंटिस्ट, और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखता है। अ टीचर यूजेस द लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टू मेक लर्निंग। याद रखिएगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। मोर नॉलेजेबल, लर्निंग को और नॉलेजेबल बनाना, जल्दी करना, इंटरेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें हो सकती थी क्योंकि लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीचिंग को हमेशा सिंपल बनाने की कोशिश करनी है बच्चे के लिए। NAP भी वही काम कर रही है, सरकार भी वही काम करना चाहती है, अभी AI भी वही काम करना चाहता है। टीचिंग को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाना है। तो क्या होगा, जो भी टीचर उपयोग करेगा, चाहे वो ICT टूल्स करे, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ करें, वो सब टीचिंग को सिंपल बनाने के लिए होती हैं। टीचिंग एड्स का काम ही वही है। ये सब चीज़ें भी ऐसा नहीं है गलत हैं, लेकिन बेस्ट आंसर जब भी सिंपल रहेगा तो आपको सिंपल मानना है, ठीक है। उसके अलावा आप इंटरेस्टिंग भी समझ सकते हो। मतलब वही है कि सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे, इंटरेस्टिंग को। क्विक भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, मान लो सिलेबस वगैरह नहीं कंप्लीट है। और मोर नॉलेजेबल तो मुझे लगता है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए होता है। बाकी तो इस पे तो उतना फोकस नहीं करानी चाहती, क्योंकि मोर नॉलेजेबल बच्चा खुद ही बन जाएगा, आप उसको अपॉर्चुनिटी तो दो, ठीक है, एक्सप्लोर करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी? देखो, आप कंफ्यूज हो गए, LCD मार दें, ग्रीन बोर्ड सुनाई नहीं है, टेप रिकॉर्डर क्या होता है, लेकिन नहीं, टेप रिकॉर्डर से बच्चे को स्टोरीज सुनाई जाती हैं, ग्रीन बोर्ड पे अलग अलग चीज़ें बच्चे को शो कराई जाती हैं, और LCD प्रोजेक्टर से तो आपको पता है ऑडियो विजुअल माध्यम है, ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चा देख करके जल्दी सीख पाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर है। एग्ज़ाम में आप सिर्फ ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, TC नहीं काम आएगा, GB नहीं काम आएगा, सीधे LCD काम आएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो बस इसीलिए। टीचर यूजेस विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। विजुअल, यहाँ पर इस पे ध्यान रखना, विजुअल, विजुअल से लर्निंग को इसने इंटरेस्टिंग बनाया। ऊपर क्या किया था, याद रखिएगा, यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छा टीचर बना देती हैं, क्योंकि आपको चीज़ें पता है। देखो, इंटरेस्टिंग यहाँ नहीं हुआ था क्योंकि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ये हुआ था इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। टीचर अपनी फैसिलिटीज़, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है सिंपल बनाने के लिए। और यहाँ इंटरेस्टिंग क्यों बनाई टीचर ने बात, क्योंकि विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ आ गई। विजुअल आएंगी, इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे बच्चा बोर्ड ना फील करे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर यहीं पर सिंपल होता तो हम अभी भी सिंपल ही मारते, क्योंकि बच्चे के लिए अगर हम कोई चीज़ सिंपल बना दें, ऑटोमेटिकली उसके लिए चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारे लिए स्वाइप करना इजी हो जाता था, इंटरेस्टिंग इसीलिए हमको लगता है क्योंकि इजी है, इसलिए हम सब इंस्टाग्राम पे घंटों समय बर्बाद कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स एज अ लर्निंग एक्टिविटी? प्रोजेक्ट्स हैं और वो एज अ लर्निंग एक्टिविटी भी हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, सही बात है यार ये तो। इट प्रोसीड्स इन सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, आपने प्रोजेक्ट दिया तो बच्चा समाज में जा कर के ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा ना, तो बिल्कुल सोशल इन्वायरमेंट है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, और समाज में है तो भाई रियल लाइफ सिचुएशन हो गई। ये देखो ऑप्शन कितने ईजी थे, लेकिन बस आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पता हो तो आप बहुत तैयार थे इस आंसर को देने के लिए। टेलीकास्ट मटेरियल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? अच्छा, ICT के लिए ये याद रखना, यूनिकास्ट किसको कहते हैं, ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंप्लेक्स पता होना चाहिए थोड़ा सा, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ठीक है, ये सब पता रहेगा, क्योंकि ये टर्म्स हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है सर्च करना, क्योंकि सर्च करोगे तो कुछ और बातें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक। तो टेलीकास्ट मटेरियल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, सही बात है।
टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सही बात है। अच्छा, टेलीकास्ट में आपको बता दूं, यहाँ आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट वगैरह होता है ना, तो क्यों होता है आपको खुद पता चल गया होगा। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर कई सारे लोग बैठ के देख रहे हैं, सबके यहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है टीवी पे या रेडियो पे, जो भी, तो उसी को टेलीकास्ट बोलते हैं। तो बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग भी होता है, क्योंकि जो भी होगा सामने वाला वो अपने सुविधा के हिसाब से बैठा होगा, कहीं खड़ा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, कुछ काम करते हुए देख रहा होगा, सुन रहा होगा, अपनी सुविधा वो करेगा, तो बेटर कंसंट्रेशन हो गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे पहुंच रहा है, बेटर रिटेंशन ऑफ टॉपिक्स डॉट। अच्छा, टेलीकास्ट का मतलब ऐसे भी होता है कि कभी कभी हमको, अगर हम खुद से देखें, आप ग्राउंड में कभी जा कर के मैच देखो, आप यहाँ बैठे रहते हो, आपको दिखाई नहीं देता यहाँ क्या हो रहा है, आवाज़ तक नहीं सुनाई देती, और यहाँ पूरी कमेंट्री करके टीवी पे बताई जाती है, तो यही इस एंगल से समझ लेते हो। बाकी टेलीकास्ट का मतलब है चीज़ों को हमारे सामने टेलीकास्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक, ऐसे समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। ओवरहेड मतलब ये होती है क्लास, यहाँ होता है बोर्ड, ठीक है, और यहाँ बच्चे बैठे होते हैं और इनके ऊपर लगा होता है एक, मान लो ऐसे, प्रोजेक्टर, बस मान लेना, और जो इस बोर्ड पे फेंकता है अपनी रोशनी, और वो क्या करता है, वो रोशनी क्या करती है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये क्या बता, ओवर बेनिफिट एसोसिएटेड विद, दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज कैन बी मेड क्विकली, शीघ्र बनाई जा सकती हैं, टीचर्स कैन राइट ऑन ट्रांसपेरेंसीज ड्यूरिंग क्लास। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं ऐसे समझ लो कि आपको अगर 50 इंच की इतनी बड़ी टीवी खरीदनी है, ठीक है, 50 इंच की टीवी खरीदनी है, तो आपके 70 से 80 हज़ार रुपये गए, लेकिन 50 इंच की चीज़, 50 इंच के बोर्ड पे आपको प्रोजेक्ट करना है, तो आप प्रोजेक्टर खरीदने जाओगे तो आपको 15,000 का मिल जाएगा। और ये रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 50 इंच पे मूवी देखनी है, 15,000 का प्रोजेक्टर खरीद लो, उससे आप देख पाओगे। और अब तो प्रोजेक्टर्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, 2K में, 4K में, FHD में, ठीक है, HD तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये सब प्रोजेक्टर्स आ चुके हैं मार्केट में। इवन आप 6 से 7 हज़ार में भी ठीक ठाक प्रोजेक्टर पा जाते हो, लेकिन उतनी बड़ी टीवी के लिए और इंटरैक्टिव टीवी के लिए तो भाई आपको 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ओवरहेड जो ट्रांसपेरेंसीज हैं उनको तुरंत बनाया जा सकता है, बच्चे को आप कैसे दिखाओगे और उस पर लिख भी सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव हो। यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से क्रिटिकल बना दिए गए, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कठिन है, बाकी कठिन नहीं था ये भी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिकी है, मैं यहाँ पर क्या बोलता, क्लैरिटी इन राइटिंग का मैं ऑप्शन एज अ गुड आंसर मानता, लेकिन क्योंकि जहाँ से हमने PDF लिया है, लोकेश सर ने भी गुड हैंड राइटिंग को दिया है, आप गूगल पे भी देखोगे तो वो भी गुड हैंड राइटिंग बता देगा। आई डोंट नो कि गुड हैंड राइटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर आपके हैंड राइटिंग में क्लैरिटी है दैट इज़ एनफ, बिग स्मॉल से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं क्लैरिटी पे मारता, आप गुड हैंड राइटिंग पे ही मारिएगा, ठीक है। विच टीचिंग मेथड्स आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग किससे किससे पॉसिबल है, टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, नहीं इससे नहीं पॉसिबल है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, बिल्कुल इससे बच्चा डायरेक्टली सीखेगा, रोल प्ले कर रहा है भैया, सिमुलेट कर रहा है। लेक्चर विथ और विदाउट ऑडियो विजुअल्स, लेक्चर विदाउट, लेक्चर कौन देगा, टीचर देगा, यहाँ भी नहीं पॉसिबल है। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप्स, यहाँ तो होगा ही, ठीक है। और मूक एंड यूरिस्टिक्स, मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऐसे यहाँ पर आप बैठो, जैसे इग्नू हो गए, NIOS हो गए, ये सब क्या कर आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने पेज से पढ़ो। तो यहाँ बच्चा जो है ना वो अलग तरीके से खोज विधि में चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट लर्निंग उससे हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि सामने से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। यूरिस्टिक में क्या होता है, उस बच्चे को एज अ साइंटिस्ट तो बनाया जाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो उसके पास्ट नॉलेजेस हैं उसी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, और नए एक्सपीरियंस उसको नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो खोज विधि में गया है ना। दूसरे एंगल से ऐसे समझ सकते हो, खोज विधि में क्या होता है कि बच्चे के पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी से तो वो खोज कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं वो जा कर के प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने लगा। बाकी आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो, आपके पास भी भगवान ने दिमाग दिया है। इंटरेक्टिव परसेप्शन, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन,
इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बच्चे को दिखाई, ठीक है, उससे भी वो कर लेगा। देखो 2 4 6 यहाँ पर माने हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि जब 2 3 ऑप्शंस दे देता है हमको लगता है ये 2 तो पक्का है, ये वाला है कि नहीं, उसी में हम सब कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है आप नहीं मारते, लेकिन यहाँ पर उसको आंसर माना गया है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन अ क्लासरूम हेल्प्स इन, पीयर ग्रुप में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब साथी लोगों में इंटरेक्शन हो रहा है, सहपाठी समूह में, किस में सहायता करती है? जब बच्चे आपस में बातें करते हैं तो क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ वंस मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो होती है। रैपर्ड बिल्डिंग, ये भी नहीं होता है भाई, क्वेश्चनिंग, ये भी सब होता है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट आंसर मानना है, तो वो यही होगा कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और उससे बहुत कुछ अच्छा पॉसिबल हो पाता है। कभी कभी तो सीधे आंसर्स मिल जाया करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है जब भी पीयर लर्निंग होती है, पीयर डिस्कशन होता है। तो पीयर मतलब सहपाठी, ठीक है, आपस में वो सब डिस्कशन करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करा लेना है, बस और कुछ नहीं, ऐसे ही समझ लो। यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि आप सीधे डी मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए। द मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से टीचिंग डिफरेंट कैसे है? टीचिंग डिफरेंट कैसे है ये आप बताओगे। तो डिसिप्लिन तो ट्रेनिंग भी होती है। फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ तो इंस्ट्रक्शन से भी हो सकते हैं, इवन ट्रेनिंग में भी होते हैं। क्विक फीडबैक आपको इंस्ट्रक्शन से मिल सकता है, ट्रेनिंग में तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग है, आप बच्चे को आत्मचिंतन करवा सकते हो भाई, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप बच्चे को सोचने पर मजबूर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसकी क्रिटिकल रीजनिंग को आप इम्प्रूव करा सकते हो, और ये बहुत ऊंची बात है। इसीलिए क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक। इन अ स्टडी टीचर वांट्स टू सी हाउ लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अफेक्ट्स स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस इन टर्म एंड एग्जाम बाय एक्सटर्नल एजेंसी। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा याद रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा टीचर, वो आज़ाद है, अपने हिसाब से बच्चे को पढ़ा लिखा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? स्टूडेंट, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स की गई है ना, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का आकांक्षा स्तर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टर्म एंड एवेल्युएशन, ये सब उतने मायने नहीं रखते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं। डिपेंडेंसी अगर किसी चीज़ पे होगी तो वो रहेगी स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे के स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अच्छा, को स्कॉलास्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो स्कूल के साथ साथ चलते हैं। यहाँ से एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान क्या क्या है? तो गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो भाई बहुत ज़रूरी है। प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी ज़रूरी है, हाँ ये भी ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे को पहले से कितनी जानकारी है, सिर्फ जानकारी लेना के रूप में, ठीक है, ठीक है। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, सिर्फ जानकारी लेना के रूप में। इन्फॉर्मिंग द लर्नर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, आपको जो पहले समझाया गया पढ़ाया गया है उसको एक बार रिकॉल कराना, याद कराना, भैया देखो आपको ये बातें पता है पहले से, तो बच्चा भी पीछे जाएगा घूम के, हाँ यार ये तो मुझे पता है, फिर वो आगे बढ़ के सीखने की कोशिश करता है। चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स इन लाइब्रेरी, ईजी था इसका ऑप्शन भी, मुझे लग रहा है 5 और 6 नहीं होंगे ना, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 ये टॉप वाले आंसर्स हैं, यही ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग के कंटेक्स्ट में क्या सही है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग लगाओ किसी चीज़ पे, पूरा एकदम हालत ख़राब कर दो ब्रेन स्टॉर्म कर करके,
इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक, सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सेल्फ लेवल पे भी सही बात है। हेल्प्स एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल दोनों पे काम करती है, बिल्कुल। द टॉप प्रायोरिटी इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, द टॉप प्रायोरिटी इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, हाँ ये सही है, क्योंकि हम फिर बाद में क्वालिटी पे अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से क्वालिटी को हम चूज़ करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए कम से कम टाइम में। फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच मोटिवेशनल प्रिंसिपल विल बी मोस्ट यूजफुल, कौन सा मोटिवेशनल प्रिंसिपल सेल्फ लर्निंग के लिए बेस्ट रहेगा। क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस नीड, संबंधिता रिलेटेडनेस की आवश्यकता पूरी करने के लिए। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस, देखो यहाँ पर ऐसे इसको आंसर माना है, लेकिन और भी पढ़ लो। प्रोमोटिंग कंसर्न्स फॉर मीटिंग स्टेटस नीड्स, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। बी क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग को ऑप्टिमाइज करना है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप इसी ऑप्शन तक आते, उतना कठिन भी क्वेश्चन नहीं था। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस, सक्षमता की आवश्यकता पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करना। वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ईजी है तो टीच विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ईजी था ये ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट, मोर फ्रीडम स्मॉल ग्रुप में ही आएगा, ईजी था इसका भी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे बच्चे बैठ गए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेमिनार कराओगे टीचर की ज़रूरत है, वर्कशॉप कराओगे टीचर की ज़रूरत है, लेक्चर में तो टीचर की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव भी है क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस कर ही रहे हैं, और डायरेक्ट बच्चों पे ही डिपेंडेंसी है, टीचर उसमें टांग नहीं अड़ा रहा है, मजाक कर रहा था। एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इज़ वन विच एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, ठीक है, सभी क्षमताओं को सक्रिय करें। इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है। इज विजिबल नहीं, इजी, ये हो सकता था लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ठीक है, बाकी ये दोनों तो गंदे घटिया ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, एपिडायास्कोप, मैंने आपको एपिडायास्कोप के बारे में बताया भी है, इवन दिखाया भी है आपको सर्च करके, ठीक है, तो आप इसके बारे में देख लो ये कैसे काम करता है। ये प्रोजेक्ट करता है चीज़ें सामने और बच्चा उसको देख करके काफ़ी चीज़ें अपने अंदर बसा सकता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी डाल सकता है, क्योंकि जब बच्चा कुछ चीज़ सामने होते हुए देखता है, लाइव एग्जांपल देख लेता है, ठीक है, तो उसको वो चीज़ें देर तक याद रहती हैं। स्टूडेंट्स वैल्यूड ब्लेंडर लर्निंग बिकॉज, ब्लेंडर लर्निंग क्यों है, ब्लेंडर लर्निंग का मतलब है कि भैया आप बच्चे को ऑप्शन दो, ऑप्शन क्या दो कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सके ऑफलाइन भी पढ़ सके। ऐसे समझो ऑफलाइन हो गई क्लास, ऑनलाइन हो गया उसका घर, घर से वो पढ़ाई कर सके। तो इसमें फ़ायदा क्या है, क्रिएटिविटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं बढ़ता है, लेकिन उतना हार्ड एम्फेसिस नहीं दे पा रहा है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो करता ही है। कीप्स स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल लर्निंग, ये भी करता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है, इट प्रोवाइड्स बोथ इमीडिएट एंड असिंक्रोनस एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, या अधिगम संसाधनों की तत्काल और अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस पहुंच प्रदान करता है, और यही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। इमीडिएट मतलब जब भी चाहिए मिल गया आपको, आपको कुछ सीखना है आप ऑनलाइन सीख लो, क्लास में आकर के डिस्कशन कर लो। ब्लेंडेड का ऐसे समझ लो कि एक साथ मिक्स कर दिया गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन को। तो देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीप थिंकिंग करनी पड़ती, क्योंकि आपको अन्य ऑप्शंस भी इजी लग रहे थे, आप अगर इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते तो आप इन्हीं में से कोई एक मार के आते, लेकिन इसका बेस्ट आंसर यही है। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये वाला आंसर क्यों है। ब्लेंडेड मूड है क्या, इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी है, बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे उसी का एक तरीका है, कोई बात नहीं। ब्लेंडेड लर्निंग में होता क्या क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग में देखो फेस टू फेस क्लासरूम चलता है, कंप्यूटर मीडिएटेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बच्चे को कुछ काम दे दिया गया कंप्यूटर पे जाके करेगा। अ मिक्सचर ऑफ फेस टू फेस एंड टीचर सेंटर एक्टिविटीज़,
टीचर सेंटर एक्टिविटीज़ क्यों होगी? नहीं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस टूल, ये सही है। अच्छा, सिंक मतलब जिसका तालमेल सामने हो, एसिंक्रोनस मतलब दोनों अलग अलग अपने तरीके से यूज़ कर रहे हो। इट डज नॉट प्रोवाइड इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, डज नॉट, ये क्या घटिया बात है, एकदम रद्दी बात, हटाओ उसको, कबाड़ा। इनेबल्स स्टूडेंट्स टू कंट्रोल स्पीड और टॉपिक्स थ्रू टूल्स, हाँ ये सही बात है, ये इनेबल करता है स्टूडेंट्स को स्पीड को कंट्रोल करना। कितने तेज आप, अभी मेरी वीडियो आप 2x पे भी देख सकते हो ना, 1.5x पे देख सकते हो। टॉपिक्स भी आप चूज़ कर सकते हो, मैंने NEP पढ़ाया है, आप वो देख लो, मैंने ICT पढ़ाया है वो देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो ये देखो, आपके ऊपर है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ स्टूडेंट। मैं भी ऐसे जब किसी का लेक्चर देखूंगा तो करूँगा। असर्सन ये है एक फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड में उल्टा हो जाता है, बच्चा घर से पढ़ता है, क्लास में डिस्कशन करता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, इसी को फ्लिप्ड क्लासरूम बोला जाता है। अपसाइड डाउन चीज़ें हो गई तो वहीं असर्सन बोला जा रहा है। इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स कैन एक्सेस डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स वाया अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये असर्सन है, ऐसा मान्यता है। चलो मान लेते हैं विद्यार्थी क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल सामग्री तक पहुंच सकते हैं। सही बात है भाई, ये शिक्षक हर कक्षा से पहले वीडियो, पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, लेख आदि क्लाउड पर उपलब्ध कराता है। कितनी अच्छी बात है। और यही आपने देखा होगा जब कोविड के टाइम में क्लासेस चल रही थी, मैंने तो ये देखा था क्लास 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को ये सब चीज़ें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ जाते थे, बच्चा उनको देख समझ लेता था, ठीक है। वो इवन पॉडकास्ट भी, रिकॉर्डिंग भी, लेख भी, सब कुछ उपलब्ध करा देता था। और उससे फ़ायदा क्या होता था, बच्चे ने पहले से ही सारी चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं, दोनों एंगल से उसका फ़ायदा हो गया, ठीक है। वो क्लास में जाए तो भी, घर पे रहे तो भी, ठीक है। तो वही है, बोथ ANR आर करेक्ट। एंड आर जो है मतलब जो हमको रीजनिंग दी गई वो बिल्कुल सही बात थी। द स्टूडेंट सेंट्रिसिटी मीन्स, स्टूडेंट सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर A और C बोथ लिया हुआ है। चलो A ऑप्शन देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ये तो सही है, NEP में इसकी बात की गई है। और C की बात, रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन विथ ओपन बुक एंड ग्रुप एग्जाम्स, ये भी सही बात है। देखो स्टूडेंट सेंटर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे पे फोकस होना चाहिए और चीज़ों को आप इजी बनाओ, इजी जितना हो सके इजी बनाओ। ऐसा नहीं सिलेबस इजी बनाना है, सिलेबस को ऐसा ही रहेगा, सिलेबस का एनालिसिस करो, उसके छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करो और इस छोटे छोटे हिस्से को बच्चे को इम्पार्ट करो नॉलेज, मतलब बढ़ाओ बच्चों को, मतलब चीज़ों को इतना छोटा कर दो, इतना आसान बना दो कि बच्चे को लगे हाँ यार ये तो आसान चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ। और यहीं से निकलेगी बेस्ट लर्निंग। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? अभी हम लोगों ने ब्लेंडेड लर्निंग ऊपर देखा। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होता है भाई, मोर फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड लर्निंग सही है, बेटर अपॉर्चुनिटी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग? एडवांटेज नहीं है। रिजिड टू चेंज, एडवांटेज नहीं है इसका, याद रखिए, बाकी सब उसके एडवांटेज है, ईजी था। विच आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? लर्निंग इज कंटिन्यूस, ग्राउंडेड सही। लर्निंग इज होलिस्टिक, लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन, ये भी सही, सब सही है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, अच्छा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या करता है? पहले नई इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर एग्जामिन करेगा, फिर एक्सप्लोर करके एसेस करेगा। यही ऑप्शन बेस्ट है, इसको आप डायरेक्ट चाहो तो याद कर लो, ठीक है, ठीक है। नीज ऐसे करके, बाकी आपने अपने हिसाब से पढ़ा ही होगा। नीजिया अपने हिसाब से याद करो, मैंने ऐसे लिया है ना, न्यू इन्फॉर्मेशन NEASE, नीज, फिर EA अपने हिसाब से नीजिया, EA ऐसे आप डाल लो, कैसे भी याद करना है करो, आपकी जिम्मेदारी भाई, मैं कहाँ तक याद करूँगा वो मेरी भी जिम्मेदारी वैसे। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ब्लेंडर लर्निंग फ्रॉम बिलो, ऐसे बोल दे आप ब्लेंडर लर्निंग के बारे में आपको पता होगा तो आप बता दोगे कौन सा फीचर नहीं है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है लार्जली बीन टीचर डायरेक्टेड, नहीं भाई, नहीं भाई, यही इसका फीचर नहीं है। ब्लेंडर लर्निंग में मैंने आपको पहले ही बताया, चीज़ें ब्लेंड कर दी जाती हैं, मिक्स कर दी जाती हैं। बाकी
एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी किसके द्वारा दी गई है? एक्सपीरियंस की बात करते थे डेविड कॉल्ब साहब, इनके नाम रट लो। डेविड कॉल्ब के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना, क्योंकि साइंटिस्ट वाली वीडियो में मैंने इनका डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात यही किया करते थे, इनके द्वारा ही दी गई है। यहाँ पर जॉन डीवी, जीन पियाजे के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी अप्रोच? एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी अप्रोच को क्या चीज़ है जो डिफाइन करती है? लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाई नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस सही है, पहला ऑप्शन सही है। दिस थियरी मेजरली कंसर्न विद द लर्नर्स इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस, ये गलत है क्या? बोथ ए एंड बी है, मतलब दिस थियरी इज मेजरली कंसर्न, शिक्षा सिद्धांत मुख्यतः शिक्षार्थी की आंतरिक संज्ञानात्मक मानसिक, सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो फॉलोइंग डिफाइंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी अप्रोच, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग थियरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, क्या बोला है ये? ऑल ऑफ दी अब कहाँ से दे दिया? अंडरस्टैंडिंग थियरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, ये क्वेश्चन हटाइए, इसके जगह हम एक और क्वेश्चन करेंगे। 40 नंबर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ वंस बिहेवियर। अगर आप बच्चे के व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन ला दिए तो आपने बढ़िया काम कर दिया। इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, बाकी ये दोनों तो है नहीं। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग से आता है, याद रखिएगा। द टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा ये चीज़, फिलॉसफी मत मार दीजिएगा। टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स, टीचर्स का नॉलेज छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों की समझ में शिक्षक का ज्ञान निम्न में से किस विषय के अंतर्गत आता है? शिक्षक का ज्ञान छात्रों की आवश्यकताओं पर, रुचियों पर, ये हमेशा आएगा साइकोलॉजी से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज टू मेक लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, अगर आप बच्चे को इंजॉय करा के पढ़ा नहीं पाए तो गई भैंस पानी में भैंस गई पानी में। बिलो आर द लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग में क्या क्या मदद करती है? रिस्पेक्ट करो भाई टीचर को, हाँ, मेंटल एबिलिटी भी, लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी है, यहाँ दिया हुआ है ना। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ज़रूरी है। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ये नहीं ज़रूरी है। लर्नर्स व्यू अबाउट वॉट द सोसाइटी, ये भी नहीं ज़रूरी है। बाकी ज़रूरी तो ये दोनों भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये चारों माने गए हैं। आपको भी इन पर ही ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में, बन भी सकते हैं भाई, इसीलिए दिया हुआ है। बाकी मेरी अपनी समझ है, आप अपनी समझ लगाना, ठीक है। द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाई साइकोलॉजिकल। अभी साइकोलॉजी की हम लोग बात की, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा ना साइकोलॉजी क्या चल रही है, उतना दिमाग ही नहीं लगा पाएगा बेचारा, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर द क्लास टीचर जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, क्योंकि वो बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप किसी के साथ समय बिताओगे उतना ज़्यादा उसको साइकोलॉजिकली समझ पाओगे। अगर क्लास टीचर नहीं होता तो सीधे टीचर की बात होती, क्योंकि प्रिंसिपल तो बच्चे से बहुत दूर होता है, स्टूडेंट्स अपने लेवल पे समझ नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, क्लास टीचर के बाद सब्जेक्ट टीचर की बात होती। स्टूडेंट्स कैन भी, वहाँ फिर सब्जेक्ट टीचर भी नहीं लिखा होता, सीधे टीचर लिखा होता। स्टूडेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग। अच्छा, बच्चों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनोवेटिव लर्नर, एनालिटिकल लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर और डायनामिक लर्नर। ये 4 बच्चे हो गए। अब एक ऐसा है इसमें जो कह रहा है कि मीनिंग और रीजनिंग पे फोकस करता है, तो यही है एनालिटिकल रीजनिंग। वो विश्लेषण पे ज़्यादा फोकस करता है, उसको रीजनिंग लगानी आती है, वो रीजनिंग लगा लेता है। तो ये चारों बच्चे आपको पता होने चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर सवाल पूछा गया उसका आंसर यही था, विश्लेषणात्मक शिक्षार्थी। इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड इज़ अडेप्टेड अकॉर्डिंगली इज सेट टू बी। देखो यहाँ तक अगर आप आ गए हो, मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए 880, 80,
90 501 पे मैसेज कर देना, मैं आपको वापस PDF भेज दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आप अपने हिसाब से पढ़ो, चाहे तो आप बिना आंसर वाले PDF से पढ़ो, चाहे तो आप डायरेक्ट आंसर वाले से पढ़ो। लेकिन मैं कहूँगा चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, चाहे आप वो PDF पढ़ रहे हो, पहले अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करना, और ये वीडियो तभी देखना, या ऐसे समझ लो ये वीडियो को एज अ रिवीजन के टूल पे ही यूज़ करना। और जैसे कि अभी तक मैंने नहीं बताया, अभी तक आपने देख लिया, आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे मुझे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो आप जाकर के पूरी PDF पढ़ जाओ, जो भी है 200-300 क्वेश्चन, और वहाँ से जब इस वीडियो पे आओगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक बार आपने पढ़ा है, दोबारा आपका रिवीजन हो गया वीडियो के थ्रू। अ हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम्स लीड्स टू, ज़्यादा एम्फेसिस मापक परिणामों पर अत्यधिक जोर देने से क्या होता है, रोट लर्निंग भी होती है और मेमोराइजेशन भी होता है, ठीक है। मेजरेबल आउटकम्स, जिनको आप सिंपली मेज़र कर सको। अच्छा, मेजरेबल आउटकम्स होते क्या हैं? बच्चे के मार्क्स, एक एंगल से इसको आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है। मेजरेबल का मतलब बच्चे को 15 तक का पहाड़ा आता है, 18 तक का करा दो। अगर इसमें हमने इम्फेसिस किया कि चलो भैया 15 से 18 पे जाना है, तो उसकी रोट लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, मेमोराइजेशन अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका था, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करनी है। लेकिन मेजरेबल आउटकम्स की बात आएगी तो हमेशा रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन ही टॉप पे रहेंगे, मेजरेबल आउटकम्स मापक परिणामों पर। टीचर्स हो, क्योंकि भाई आप बच्चे से अगर आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, वहाँ पर आप नाप नहीं सकते हो ना। अब बच्चा खुश होके कुछ काम कर रहा है मनपसंद का, आप वहाँ नापने लगोगे, चलो बेटा बताओ आज तुमने कितनी बार हंसा, आज तुमको कितनी बार गुदगुदी लगी, आज तुमको कितनी बार ऐसा फील हुआ कि वाह मज़ा आ गया, आहा हा हा। ये सब तो आप नहीं करा पाओगे ना भाई, तो इसीलिए उसका जब नाप ही नहीं करा पाओगे। देखो नापी कौन सी चीज़ जाती थी, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग। इसीलिए हमसे पूछा भी जाता था, अब बेटा कितने नंबर आए, क्या % खींचे हो, तो बस वही हाल है। ठीक है, हमारे पूर्वजों की देन थी वो सब। टीचर हु आर एंथुजियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, जो शिक्षक कक्षा शिक्षण में अत्यधिक उत्साही होते हैं, वो क्या करते हैं? लैक प्रोफिशिएंसी नहीं, सिंपली हटाओ, डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ। इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर को इंटरेस्ट आ रहा है तो 101% ये समझ लो, 100% से ऊपर कोई चीज़ होती नहीं है वैसे, 101% ये समझ लो कि बच्चे को भी इन्वॉल्व करा के मानेगा, और बच्चा भी खुशी खुशी इन्वॉल्व हो करके सीख लेगा। अ टीचर ऑर्गेनाइजेस and recognizes the presentation in a discussion session being conducted by him or her. This will be placed at which stage of teaching act. देखो, एक टीचर है, चर्चा सत्र के दौरान प्रस्तुति को व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित करता है। यह शिक्षण क्रिया को किस चरण में आता है? देखो, 3 चरण में होती है, प्री एक्टिव, एक्टिव मतलब क्लास, पोस्ट एक्टिव जहाँ पर बच्चे का असेसमेंट एंड इवेल्युएशन होता है, ऐसे समझ लो। तो क्या कहा जा रहा है? प्रेजेंटेशन हो रही है इन अ डिस्कशन सेशन बीइंग कंडक्टेड बाय हिम। प्रेजेंटेशन एक्टिव फेज में आएगा, इसी को बोला जाता है इंटरैक्टिव फेज। प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और बीच का जो होता है उसको इंटरैक्टिव बोला जाता है। उसी वक्त प्रस्तुतिकरण चल रहा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इजी था। डाइवर्सिटी, लेकिन पोस्ट एक्टिव, प्री एक्टिव और इंटरैक्टिव के बारे में आपको हल्की सा आइडिया होगा, तो आप डायरेक्ट इंटरैक्टिव मारते, क्योंकि इंटरैक्टिव स्टेज में ही टीचर जो होता है वो भैया स्टूडेंट से डायरेक्ट बात कर रहा होता है, समझा रहा होता है, बुझा रहा होता है। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट demographies require common academic standards to provide a common benchmark for assessment, promote, हटाओ, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफीज है, रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट। इसीलिए होती है, देखो डाइवर्सिटी है, छात्रों की जनसंख्या की ये विविधता है, तो भाई अगर आपने असेसमेंट का बेंचमार्क बना दिया, काम हो गया आपका। इसके थ्रू आप थोड़ी सी यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग लगाओगे, आपका आंसर पता चल जाएगा। इजी था ये भी क्वेश्चन। 51 पे आते हैं। इंट्यूटिव लर्निंग क्या है? सहज बोधि चिंतन। इंट्यूटिव लर्निंग डिस्कवरी का पार्ट है। इनकरेज बाय ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं, ये तो है ही नहीं। इज नॉट
इसको कॉग्निटिव प्रोसेस बोलना चाहिए था, नॉट हटता तो ये ऑप्शन भी बेस्ट रहता मेरे लिए। वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन अ क्लासरूम इट इज़ बेटर टू रिकग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज। सही बात है, ये भी सही, ये भी सही, सब सही। टेक डिसेंटिंग व्यूज ऑल्सो इन कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं ये नहीं ये कहता हूँ तो आप उसको गाली दे के बैठा दो, जैसे हम लोगों को बैठा दिया जाता था। ये नहीं करना है गुरु। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, आइडियलिज्म। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कहाँ किया गया था, आप बता सकते हो? जैसे आइडियलिज्म में तो ऐसे हम लगा देते हैं आदर्शवाद, यहाँ पर कोई उसकी वैल्यू नहीं है। बोला है ना, अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे कम महत्व आइडियलिज्म में दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर आप जाओगे तो कहाँ पर दिया गया है? इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? नहीं आइडिया पता करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं पता भाई आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बाकी इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए और फिर आप आंसर निकाल लोगे इस वाले क्वेश्चन का। ये आपके लिए होमवर्क है, आप नीचे बताना क्या चीज़ मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया है। यहाँ पर सबसे कम महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ दिया जाता है, नीचे कमेंट कर देना। जो भी 5, 10, 20, 25 लोग देखना, 50 लोग तो देखोगे ही, लेकिन मुझे पता है 5 लोग भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। यही सीरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं, मैं आपको बता दूँ। अधिगम आसान चीज़ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग को चैलेंज कर रहे हो, और उससे खतरनाक कोई बात होती नहीं दुनिया में। दिमाग को चैलेंज देना मतलब दिमाग को दिमाग के खिलाफ ही एक्टिवेट करा देना है। आपको पता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये दिमाग का हमारे ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा और ये जो हिस्सा है, दोनों में अपने में भिड़ंत होती रहती है। ठीक है, ये एक पार्ट होता है दिमाग का और ये एक पार्ट होता है, ये हमारा एक्टिव ब्रेन होता है जो कि लगभग 10% होता है, और ये हमारा ये वाला ब्रेन होता है जो नॉन एक्टिव होता है और 90% होता है। आपको बता दूं, कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि इन्हीं 90% से हमारी शरीर चल रही है। दिल धड़काते हैं, खूनों को दौड़ाते हैं, आपकी पलकें झपकवाते हैं, सांस लेवाते हैं, मतलब सेल्स वाला काम कर रहे हैं। अब आपके अंदर जुकाम का वायरस घुस गया, बुखार का वायरस घुस गया, उससे फाइट भी यही सब कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये अपने ईगो में रहता है, ये अपना दिमाग यूज़ नहीं करना चाहता है, जबकि ये एकदम प्यासा है भाई मुझे और नॉलेज दो और चीज़ें दो, और हम उसको कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते। स्पिरिचुअलिटी में उसकी बात होती है। लेकिन आप ये वो सोचा करो यार, ये मेरे 10% से मैं कैसे जीत जाऊँ कि मैं 90% को एक्सेस और दे सकूँ और नॉलेज का। आपको लगता होगा मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं भाई, आपका दिमाग ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कहता नहीं भाई तुम कैसे पढ़ लिया आध घंटे, और जबकि तुम डिज़ाइंड ऐसे हो ना कि तुम 24 घंटे अधिगम कर सकते हो। बस हम सब वो पोटेंशियल पा नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडली नीड्स है हम लोगों की, भाई सोना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन हमारा दिमाग है ना, ये वाला क्या बोलें इसको, मैं बता देता हूँ, इसको सब कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। आप सर्च कर लेना जिनको नहीं पता हो। सब कॉन्शियस माइंड आपका अवचेतन मन, वो चेतन नहीं है। और ये जो 10% चेतन है ना, ये फुल एटीट्यूड में रहता है भाई। ये आपको ऐसे बोलेगा यार थक गए, जैसे मुझे अभी बोल रहा है, मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा है कि मैं इस लेक्चर को ऐसे कर देता हूँ 100 तक नहीं जाता हूँ। वो द्वंद्व चलाता ही है, और ज़्यादा चांस है कि मैं 100 तक नहीं भी जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कोई देखता क्लिक तक नहीं करता, अरे इतनी लंबी वीडियो कुछ नहीं कराया होगा। ठीक है, तो यही होता है, ये जो हमारा एक्टिव ब्रेन है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, वो हमको हराने की हमेशा कोशिश करता है। देखो इसका भी उपयोग है, लेकिन 99% केसेस में इसका उपयोग ज़्यादा है, और वो हमेशा हमसे बोलता है और नॉलेज दो और नॉलेज दो। इसीलिए देखो, जब भी आप स्टैग्नेशन वाले फेज में जाते हो आपको बहुत गंदा फील होता है। वी यूजुअली से दैट नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ। ईजी क्वेश्चन है, हर चीज़ में वो डिफरेंट होते हैं, अपब्रिंगिंग में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाई any factor that increases the probability that a response will be repeated। इवान पाब्लो साहब के बारे में आपको पता है ना, मैंने साइंटिस्ट वाली वीडियो में बताया, अगर वो पढ़े होगे तो आपको पता चल जाएगा। व्हेन यू कंप्लीट योर, देख लेना नोट्स वाली मेरी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मिस कर दिए तो समझ लो टीचिंग एप्टीट्यूड में 15% आपने सीधे छोड़ दिया। आप 15 या 45 लगभग 5 क्वेश्चन तो गलत ही करके आओगे, अगर उतना नहीं आता तो। आता है तो मत देखना साइंटिस्टों के बारे में, उनकी अप्रोचेस के बारे में। When you complete your maths exercise, you can play the computer game using such reinforcement where students' favorite activities, हाँ,
प्री मैक प्रिंसिपल है। अच्छा चलो, प्री मैक प्रिंसिपल तो ऐसा है कि हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी आप ऐसे समझोगे थॉर्नडाइक ने नहीं किया, पाब्लो ने नहीं किया, या तो एनओटी होगा या तो ये होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन यही मारते, बाकी आप एनओटी भी मार देते तो कोई बुरी बात नहीं हो जाती, क्योंकि आपके सामने ऐसी चीज़ आई थी जो आपने नहीं पढ़ी थी। मॉर्फोग्राफ्स किस लिए होते हैं? स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग? क्या क्या था? लर्नर, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सीकिंग टू इंटरप्रेट, समझना है, इंटरप्रेट व्याख्या, यूजिंग मल्टीपल, सब सही है, सब कुछ सही है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो बस। ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट बी बिल्ड अप अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस और फिनोमिना। ये दिमाग में बन जाता है ना, स्कीमा बनता था। अच्छा, स्कीमा से याद आया, एसिमिलेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो पता करना, क्योंकि ये आपके होमवर्क है। देखो आ ही गया, द टेकिंग इन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज नोन एज एसिमिलेशन, और उसी की यहाँ पर बात हो रही है, और उसी नॉलेज को फिट कर लेना एकोमोडेशन। कॉग्निशन, संज्ञान, रिसेप्शन, ग्रहण। द टर्म यूज्ड टू रेफर टू वेज, स्कैफोल्डिंग, ZPD के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? आप बच्चे को हेल्प कर दो, कुछ वो सीख रहा है, एज अ गाइड बन के आप उसकी हेल्प कर दो, मोर नॉलेजेबल अदर बन के बच्चा कमाल कर जाएगा। द चेंज इन बिहेवियर, कॉग्निटिव थियरी। इजी था क्वेश्चन, पढ़ सकते हो। The students or individuals may develop beliefs, positive or negative, about their own ability to cope effectively in a variety of situations. सेल्फ एफिकेसी की बात हो रही है। आत्म प्रभावकारिता, मेटाकॉग्निशन। अच्छा, जब आप सोच के बारे में सोचते हो, ठीक है, जब आप सोच के बारे में भी सोचने लगो कि मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मेरा दिमाग इतना गंदा है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपनी एक्स के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, उसने मुझे थप्पड़ मार के भगाया था अपने घर से, अरे घर नहीं, अपनी ज़िंदगी से, मतलब दिल वाले घर से, और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ये मैं कितना नीच सोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉग्निशन तो ठीक है, समझ, और समझ की भी समझ, मेटाकॉग्निशन वही है, थोड़ा सा डीप है, क्वेश्चन पढ़ोगे आ जाएगा। टीचर बिलीव माई स्टूडेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑन, शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम समस्याओं के लिए प्रायः किसे दोष देते हैं? मोटिवेशन को। Until and unless your child is unmotivated, you cannot teach him anything. Anything means anything. आप उसको पढ़ा के दिखा दो, कहेगा चलो हटो, हमको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, इसलिए आप सब मोटिवेशन ढूंढते हो, चलो भाई मोटिवेशन। द मेमोरी दैट रेफर्स टू आवर मेमोरी ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट्स। मीनिंगफुल फैक्ट्स जहाँ भी आ जाए सीधे मारो सेमेंटिक। और भी जो यहाँ पर है ना, उनके बारे में पता कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिजर ओन मेमोरी प्रेजेंट टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन कैन बी इनहेंस इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, मारो मारो। व्यक्ति की अपनी स्मृति प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता तथा सूचना के भंडारण और पुनर्प्राप्ति को सुधारने के तरीकों की समझ को क्या कहा जाता है? इजी है ना, अभी ऊपर ही बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एडवर्सली, ये आंसर है इसका, मेटा मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एडवर्सली इम्पैक्ट लिसनिंग प्रोसेस? सब कुछ सही है, मतलब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब वो ऐसे कर देती हैं कि आप समझ ही ना पाओ, सुन ही ना पाओ। द मोस्ट, ठीक है, लिसनिंग प्रोसेस में आपका हिंड्रेंस आ सकता है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई मेकिंग द कॉन्टेंट। सही बात है, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाओ, जैसे मैं नहीं बना पाता हूँ अभी, आप सब यहाँ तक आ ही नहीं पाओगे, बहुत कम लोग, मैं बोला ना कि 5 कमेंट भी आ जाएँ तो आप सोचना, और वीडियो 50+ लोग देखेंगे ही देखेंगे, देख रहे हैं, 10% तक भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और कमेंट मैंने सिर्फ सही आंसर का मांगा है, आपकी नॉलेज का ही मांगा है, ऐसा नहीं हुल्लड़बाजी वाले कमेंट करा रहा हूँ, लिखो सर आई लाइक यू सर, योर लेक्चर्स आर ग्रेट सर, ये तो बोला नहीं। लिसनिंग इज टू अ लेक्चर इज बेसिकली इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इवेल्युएटिंग लिसनिंग इज बेसिकली अबाउट लिसनिंग को इवेल्युएट करना, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन आइडिया,
सही है। टू एवेलुएट द स्पेक्स क्रेडिबल, दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस गाल्टन heredity does not go to immediate parents but to remote ancestors. Only 50% of heredity due to, वही बात हो रही है, हेरिडिटी में 50% योगदान पेरेंट्स का होता है। इतना डीप नहीं पूछ लेगा भाई, गंदा क्वेश्चन था। ठीक है, पूछ भी सकता है, पता नहीं। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, ऑर्डर में करना है। सबसे पहले क्या करोगे भैया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होने चाहिए, उद्देश्य। करोगे क्या भैया, सबसे पहले उद्देश्य, फिर क्या करोगे, फिर बच्चे को क्या बोलोगे, आपको कितना आता है, क्या क्या आता है। अब बच्चे को समझाओगे, 2 नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, इवेल्युएशन तो आखिरी में जाएगा, उसके भी बाद रीटीचिंग जाएगा, मतलब 2-3 आखिरी। अरे ये देखो ना, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप प्रीवियस नॉलेज बच्चे का चेक करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप बच्चे को, आपने चेक कर लिया उसका प्रीवियस नॉलेज, अब क्या करोगे, अब प्रेजेंट करोगे उसके पास मटेरियल, प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रीवियस नॉलेज चेक करने से भी पहले हमारे पास एक चीज़ थी, याद है ना, हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज चेक किया, फिर प्रेजेंटेशन किया, और फिर हमारे सामने क्या आएगा, सीधे हम उसका एवेल्युएशन करेंगे, उसको क्या क्या समझ में आया, और फिर हम रीटीचिंग कर देंगे। याद रखिएगा। असर्शन क्या है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सही बात है, सही बात, बहुत सही बात है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस। यहाँ पर ऐसा आंसर दिया हुआ है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही बात है, उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं था। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहेंसेस थ्रू, कम्युनिकेशन अच्छा कब होता है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स आती है, सिक्योरिटी, इनफॉर्मल। सही है, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट अगर आपने बना दिया, और हाँ, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगी। अगर आप फॉर्मेलिटी में रह गए तो वही कम्युनिकेशन होगा, हेलो सर नमस्कार, मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आपका पैसा कट गया है, आप ये लोन ले लीजिए, आप ये स्कीम ले लीजिए, आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप ये हमारा इंश्योरेंस ले लीजिए। विच आप कहोगे भाग, हटो, काटो फोन, हम बिजी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग से स्किल्स आनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं मारता, मुझे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता तो मैं मैच्योरेशन देता। आप बच्चे को कितना मैच्योर बना सकते हो मेंटल लेवल पे, ठीक है, मेंटल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैच्योरेशन दिया हुआ है, शायद इसलिए वो ऑप्शन नहीं हुआ। बाकी स्किल्स तो लर्निंग का पार्ट है ही, बेटर लर्निंग बेटर स्किल्स, ठीक है। और स्किल्स किसके थ्रू आती हैं, ट्रेनिंग के थ्रू, ट्रेनिंग पार्ट है टीचिंग का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मेंटल ग्रोथ मोस्ट सूटेबली। मेंटल ग्रोथ, यूनिफॉर्म राइज इन मिडिल टीन्स एंड ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ ड्यूरिंग मिडिल 20s। मिडिल 20s में ये लेवल ऑफ हो जाता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म राइज होता है मिडिल टीन्स में। मिडिल टीन्स मतलब टीन एज, जानते हैं क्या होती है टीन एज, 13, यहीं से चालू होता है ना, 12 ELVE, यहाँ तो होते हैं 13 से चालू होता है और 19 तक रहता है, और यहाँ पर वही बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म राइज इन मिडिल टीन्स, मिडिल टीन्स का मतलब जब ये 6 साल है तो यहाँ पर बात हो रही है 15-16 की, और इसको आप ऐसे मान सकते हो 14, 15, 16, 17, 18, आपके ऊपर है, आपको जो मानना है मानो, लेकिन फिर यही कहा लेवल ऑफ हो जाता है मिडिल 20s में। और ये बात किसकी हो रही थी, मेंटल ग्रोथ की। मेंटल ग्रोथ मिडिल 20s में लेवल ऑफ होता है, समझ रहे हैं। किशोरावस्था के मध्य तक सामान्य रूप से वृद्धि, और 20वें वर्ष के मध्य में धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। 20वें वर्ष नहीं, 20s का मतलब है 20 से 30 के बीच में, ये आपके 20 चल रहे हैं,
यहाँ 25 तक बात की जा रही है। हियरिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग, हियरिंग फिजिकल है, हाँ ये तो आप याद रखना। लिसनिंग अलग चीज़ है। सुनते तो हम कुछ भी रहते हैं, कोई बकबक कर रहा है, लोग कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, वहाँ पर हम हियरिंग करते हैं। लेकिन जब हम लिसनिंग करते हैं तो वो पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है। हम किस अप्रोच से सुन रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, आपको भी प्यार लग रहा है। वो शिशुपाल को जानते हैं आप लोग? शिशुपाल नहीं, ऐसे उसका सरनेम नहीं बता रहा हूँ, एक ही नाम था ये। तो इसने भगवान को 99 गाली दी और भगवान ने उनकी बुआ जी से बोला था कि चलो मैं आपके बेटे को 100 गालियों तक, मतलब 99 गाली उसकी माफ़ कर दूंगा ऐसे। तो 99 गाली तक भगवान को मज़ा आ रहा था, हाँ भाई बोलो बोलो मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे मैच्योर बंदा है ना, मतलब श्री कृष्ण की बात हम कर रहे हैं, मैच्योर भगवान है, आप उनको उस वक्त बंदा ही मानो, मैच्योरिटी के लेवल पे है, टॉप पे है। तो उनको वो चीज़ मजाक ही लग रही है, वो अपने हिसाब से उसको कर दे रहे हैं ना। अभी कोई और होता पहली गाली में एकदम कैसे गाली दिए बे हमको, तुम्हारा हम गला काट देंगे, हमारे पास सुदर्शन है, तुमको क्या पता, ऐसे हम काका काट डालें। ठीक है, तो यही होता ना। तो आप ऐसे याद रखना, लिसनिंग हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। हियरिंग तो हम कुछ भी अवाड़ा कवाड़ा सुनते हैं, जैसे अभी पीछे गैस की सीटी की आवाज़ आ रही ना, वो भी हम हियर ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लिसन थोड़ी कर रहे हैं, हम उसमें दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं। कौन खड़ा होगा उसके आगे, क्या होगा, उतना दिमाग ही नहीं लगाना, हटाओ क्या मतलब। तो ऐसे समझ लो, जहाँ भी आप दिमाग का यूज़ करोगे सुनते सुनते ही, वहाँ पर आप साइकोलॉजिकल लेवल पे जा चुके हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? व्हेन कम्युनिकेटिंग, कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेंड ओवर हाफ ऑफ देयर लाइफ्स लिसनिंग। ट्रू है ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ह्यूमन रिलेशनशिप आर नॉट अफेक्टेड बाय लिसनिंग, लिसनिंग कंस्टिट्यूट्स जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन। नहीं भाई, बहुत बड़ा पार्ट। ऑप्शन इजी दिया। When a person listens and attempts to understand the other person's viewpoint, empathetic listener। और मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी में आप कुछ बन पाओ ना बन पाओ, एक अच्छा लिसनर ज़रूर बनना। क्योंकि आप ये बन गए ना, तो अभी जो मैंने आपको ब्रेन वाली बात बताई थी, जो आपका ये वाला ब्रेन है ना, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए और कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके पास। तभी आप उसकी असली पावर एक्सप्लोर कर पाओगे, अगर आप सही लिसनिंग कर रहे हो। समझ गए ना। और लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप इसीलिए बोला जाता है ना, सही चीज़ों को सुना करो। अगर भजन भी सुनो तो ऐसे सुनो जो आपके दिमाग को हिला करके रख दें। कबीर साहब जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, आप देखो, मैं एक आपको दोहा सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखना। जैसे आपने देखा हो ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका पीछे जाओगे तो इसमें बोला गया था पाछे दिन पाछे गए किया न हर से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हरी मतलब यहाँ पर भगवान की बात हो रही है, या ऐसे समझ लो एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो पाछे दिन पाछे गए, पीछे के दिन पीछे बीत गए और हमने पढ़ाई से कोई नाता रखा नहीं, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात है। एक और आपको दोहा सुना देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे उन्होंने एक और बात कही थी कि क्या बोला था कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। हाँ, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, मतलब जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक मतलब आपको बता देता हूँ, हिंदी भी पढ़ा देता हूँ, इसका मतलब होता है पत्थर। ऐसे समझ लेना, पत्थर लिखा है, बस समझ लेना। समझने को आप कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि पत्थर में भगवान होते हैं, ठीक है। तो ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, जैसे पत्थर में आग होती है, हमको पता नहीं रहता ना। और तेरा साईं तुझ में है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जाग मतलब साईं मतलब भगवान, या ऐसे मान लो जो टॉप पॉसिबिलिटी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो 90% है ना, यही आपका भगवान है। अगर आप इसको अचीव कर पाओ, अगर आप इसको टच कर पाओ अच्छे से, तो आप एज अ भगवान एक्ट करोगे, ठीक है। गॉड मोड एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो
तो गॉड मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। ये बुक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। खैर, विच जेंडर टेंड्स टू लिसन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इज लेस अटेंटिव टू नॉन वर्बल क्यूज एंड इंटरप्ट्स टू स्विच टॉपिक्स। क्या है भाई, बेइज्जती करवा ली है हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं करूँगा। आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन एक्चुअली। मेंस इशूज, इट्स नॉट विमेंस इशूज, मेंस इशूज। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, देखो अभी तक आप लोग थक गए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास इस बीच कर रहा हूँ। थके ना होते तो मैं उतना नहीं करता, क्योंकि 83 क्वेश्चन करना मजाक बच्चों की बात नहीं। अगर आप 1 गो में कर रहे हो, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। दोबारा तिबारा भी आकर के मामूली बच्चों का काम नहीं है। दोबारा तो वीडियो ढूंढने पे मिलती भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो याद थी, इसका मतलब आपको पता था कि यहाँ तक आ पाओगे। यहाँ तक आना तो नीचे बताना ज़रूर, सर मैं 83 क्वेश्चन तक टिका था और मैं 100 तक भी रखने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा है इंपॉर्टेंट व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड। सही बात है, यही होगा। आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, टेक्निक है फॉर चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। सजेशंस फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड फाइंडिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज। जैसे अच्छा क्वेश्चन आएगा मैं रुकूंगा। द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट, इफेक्टिवली यूज इन्फॉर्मेशन इन एन इंपॉर्टेंट ट्रेट नोन एज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अच्छा, इसमें कुछ लोग क्रिटिकल थिंकिंग मार देते, मेरे जैसे, मैं तो मारता भाई। द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट, इफेक्टिवली यूज इन्फॉर्मेशन इन एन इंपॉर्टेंट ट्रेट इज नोन एज इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। तो आप यहाँ पर आंसर समझ गए हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग आंसर मारता और उसको गलत करा के 1.33 नंबर माइनस का लेकर के आ जाता अपने घर। बाकी आप याद रखना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात हो रही है। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमॉस्फियर। और एनईपी में इसकी बात हो रही है। एनईपी में एक और बात हो रही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेजेस, IISC नहीं, चलिए ये आप हटा दो। लेकिन जो टीचर एजुकेशन है ना, टीचर एजुकेशन की बात, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लेना कि टीचर्स को जो संस्थाएं पढ़ाती हैं। ठीक है। तो AICTE, CTE ऐसे ही करके है फॉर टीचर एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन NCTE। ठीक है। तो NCTE का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और भी चीज़ें। द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज बाई प्रोवाइडिंग द प्रॉपर गाइडेंस। अच्छा, मोटिवेट करो स्टूडेंट्स को, अगर आपने सही गाइडेंस दे दी वो खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। टीचर एज अ गाइड, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। द बेस्ट वे अ टीचर कैन ट्राई टू इंक्लूड गुड वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स इज बाई आइडियल बिहेवियर। ईजी है। हाउ शुड स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? इंटेंसिव स्टडी, सिलेक्टिव स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, रोट लर्निंग। ये तो होगा नहीं। यहाँ पर इंटेंसिव स्टडी की बात हो रही है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है। ऐसे कह सकते ना, इंटरैक्टिव स्टडी। बाकी ठीक है। इस क्वेश्चन को जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन तो यही है। ठीक है। बाकी आते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटीज्म कैन बी टैकल्ड इन अ बेटर वे थ्रू। हाँ सही है, बच्चा एब्सेंट हो रहा है, आप उसको मोटिवेट कर दो, बेटा आओ हम आपको नई नई चीज़ सिखाएंगे, आप उससे अच्छी चीज़ कर पाओगे दुनिया में। द बेस्ट रेमेडी ऑफ अ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज, रेमेडी की बात होगी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात होगी। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, बच्चे की जो अधिगम प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर उस पर धीरे धीरे करके फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू हम उस बच्चे को बेटर बना देते हैं और समेटिव असेसमेंट में उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, डिसिप्लिन, सब में इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट कर दो, वो हर चीज़ में उसकी मदद करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये टर्म इंपॉर्टेंट है, साइको एनालिसिस। ठीक है। मनोविश्लेषण का जनक किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड। और ये साइंटिस्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे तो क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में बने ही होंगे। लेकिन जैसे मैं अभी ये बता रहा था ना, ये सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ना, फिर पता लगेगा सबकॉन्शियस माइंड की बात कैसे की है एड
ईगो, सुपर ईगो, इन सब की बात ये कैसे किए हैं आप जा करके पढ़ना, आपको मज़ा आएगा जब भी टाइम मिले। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थियरी ऑफ टीचिंग इज एनएल गेज। अच्छा, बीएफ स्किनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना, कहीं भी आ जाए आएगा ज़रूर मतलब पढ़ के रखो। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थियरी ऑफ टीचिंग इज एनएल गेज। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं तो ये ऑप्शन मार ही नहीं पाता यार, ये तो कठिन हो गया मेरे लिए सवाल। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट लैंग्वेज लैबोरेटरी। इन विच डोमेन डज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉलो? एट द एंड ऑफ द लेसन द लर्नर्स शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड। गजब की ट्रेनिंग, देख रहे हैं? तो हेड फिजिकल पार्ट यूज हो रहा है बॉडी का ना, तो क्या होगा? साइकोमोटर डोमेन। Which of the following is our teaching maxims? साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल भी है, एनालिसिस टू सिंथेसिस भी है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी है। फॉलो नेचर क्या है? ये भी टीचिंग मैगजीम है क्या? ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तीनों तो मैंने देखा है। टीचिंग मैगजीम्स थोड़ा सा यहाँ आकर के सर्च कर लेते हैं, ठीक है। टीचिंग मैगजीम्स, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। भाई सब कुछ भी बता दोगे। एआई कहाँ गया? नॉन सिंपल, अच्छा ये याद रखना, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इंडक्शन टू डिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, लर्निंग बाय डूइंग। चलो कोई नहीं। फॉलो नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो, ये भी उसने इंक्लूड करा लिया है, मान लेना, मान लो। एनालिसिस क्या होता है? एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। ब्रेक करो, ए पहला अक्षर है, तो ऐसे ही हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। अच्छा, सिंथेसिस मैं आपको समझा देता हूँ, तो हो सकता है आपकी मदद हो पाए, जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिंथेसिस आपने देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है? पौधे कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। सिंथेसिस अब आप समझ गए होगे, बनाना, खाना बनाना। फोटो मतलब लाइट होती है, प्रकाश होता है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो प्रकाश से पौधे खाना बनाते हैं। सिंथेसिस मतलब बनाना, बनाना मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तभी तो कुछ बना पाओगे। तो सिंथेसिस का मतलब है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके कुछ बनाना। और एनालिसिस का मतलब बिल्कुल उसका उल्टा होता है, एक चीज़ दी हुई है, उसकी चीज़ उसको छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ करके उनके बारे में स्टडी करूँ, वही एनालिसिस है, ठीक है। तो एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। आखिरी क्वेश्चन, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो, इस पे सो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पे। तो द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। कंटेंट को आपको इजी बनाना है, और इजी क्यों बनाना है? क्योंकि बच्चे के लिए लर्निंग सिंपल करनी है। मैंने ऊपर आपको बताया था ना, बच्चे के लिए आपको लर्निंग सिंपल कर देनी है। देन यू हैव टू मेक थिंग्स ईजी। और जब आपको चीज़ें ईजी करनी है तो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी टीचिंग मैगजीम्स। और टीचिंग मैगजीम्स अभी जस्ट हमने जाना, उनमें से बहुत सारी मैगजीम्स के बारे में अगर आप जानकारी रखोगे, कोई ना कोई एक दो हिट हो जाएंगी। विथ स्मॉलर क्लासेस टीचर आर मच मोर अवेल टू, सब कुछ करेगा टीचर। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग कैरियर इज वंस पर्सनैलिटी, एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 100 क्वेश्चन हो गया, अभी आपकी वीडियो ख़त्म काहे नहीं हो रही है? तो भाई मैं जब 35 मिनट वीडियो हुई थी वहीं से सोच रहा था अब ख़त्म कर देता हूँ, 45 हुई फिर सोचा, 55 हुई फिर सोचा, अभी 110, 60, 40, 100, 110 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, घंटे 9 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ 115 तक जो भी क्वेश्चन हो पाए वो मैं करा देता हूँ, यानी 6 मिनट और आपसे लेना चाहूँगा, ठीक है। इतना तो मेरा हक है भाई, और आपके ही क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग
करियर इज यही है, वंस पर्सनालिटी, एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, हु सेड एजुकेशन इज अ मैन मेकिंग, इट इज़ दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, एजुकेशन से कैरेक्टर फॉर्म होता है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड बढ़ती है, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने एक और बात कही थी कि भैया आपके अंदर जो बेस्ट है, जैसे ये मैंने बात की थी ना, ये 90% ब्रेन की, तो ये जो बेस्ट है ना, एजुकेशन जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन है, और बाय एजुकेशन दैट इज़ पॉसिबल। आपको मैं बता सकता हूँ, आप अष्टांग योग के बारे में सुने हो? अष्टांग योग सर्च करना, अष्टांग योग, वो भी एक आपको एक फार्मूला दे सकता है कि आप कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी मेमोरी पावर को कैसे चीज़ों को आप अपने लिए बेटर बना सकते हो। खैर, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर उसकी बात नहीं की। स्वामी विवेकानंद ने कहा एजुकेशन इज मैन मेकिंग। मैन मेकिंग मतलब मनुष्य निर्माण है, आप इंसान बना दे रहे हो। इंसान को इंसान बनाना ही एजुकेशन है, ऐसे समझ लो। इट इज़ दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, आप कैरेक्टर बिल्ड करते हो, चरित्र का निर्माण करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति बढ़ाते हो, मन की शक्ति बढ़ाते हो, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, बुद्धि का विकास करते हो, एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, और इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। पैरों पे खड़ा का मतलब ये नहीं होता है पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करते हो भाई, पैसा नहीं। पैरों पे खड़ा होने का मतलब है अपने नॉलेज पे आप खड़े हो, अपनी संभावनाओं पे आप खड़े हो, और वो होती है बेस्ट अचीवमेंट। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज मास्टरी, मास्टरी, मास्टरी। भाई मास्टरी अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया पे भी होनी चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स पे भी होनी चाहिए, और टीचिंग स्किल्स पे भी होनी चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो इतनी होनी चाहिए कि आपके पास मास्टरी ऑन एवरीथिंग हो। इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, आपको बता दूं कि पहले मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात की है आईसीटी की वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि वहीं पर मैंने आपको समझाया था कितना ज़रूरी है एक अच्छे अप्रोच से पढ़ना। तो आखिरी में इन्होंने बोला कि हम इवैल्यूएशन करेंगे पहले, लेकिन फिर पता चला नहीं भाई, इवैल्यूएशन उससे जस्ट पहले लाओ, क्योंकि इवैल्यूएशन कर लिए तो फिर नॉलेज का क्रिएशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए गॉड को क्रिएटर बोला गया है मेरे हिसाब से। ठीक है, भगवान को क्रिएटर इसलिए बोला गया क्योंकि वो कुछ बना सकता है, और बनाना तभी पॉसिबल है जब आपके पास एकदम एक्यूरेट चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, हमारे इंसानी शरीर में कोई चीज़ गड़बड़ है, सब कुछ परफेक्टली अपनी जगह पे बढ़िया है, आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो, आँख कहीं और लगा दो, कान कहीं और लगा दो, नाक कहीं और लगा दो, नहीं कर सकते ना, सबको असुविधा हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएंगी तभी आप कर सकते हो क्रिएशन, और इसीलिए इवैल्यूएशन क्रिएशन से पहले कर दिया गया। पहले इवैल्यूएशन टॉप पे रहता था, अभी इवैल्यूएशन नीचे चला गया, और क्रिएशन जो है वो टॉप पे आ गया है। याद रखिएगा, ऐसे ही याद करने का तरीका है। और जब भी आप इवैल्यूएशन करोगे कमियां निकाल लोगे, इवैल्यूएशन हो गया, अब आपको सारी चीज़ें परफेक्टली पता है, देन ओनली यू कैन क्रिएट बेटर थिंग्स। तो ऐसे मैंने समझाया, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अच्छा, एक कन्वेंशनल होती है, पारंपरिक जिसको बोलते हैं, और एक होती है गैर पारंपरिक। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है? टीचर तो वहाँ नहीं पढ़ाता, टीचर तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता, क्वालिटी इंप्रूव बिल्कुल कराता है, कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छा गैर पारंपरिक है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी है। गैर पारंपरिक, आप जाओगे मान लो मिस्त्रियाना सीखने लगे तो ठीक है, ठीक है, ऑन कैंपस तो होगा ही नहीं, ये मैं शायद नहीं मार्क करता है लिंक टू एम्प्लॉयमेंट। बाकी ठीक है, ये रोज़गार से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है, मार्क तो मुझे भी करना ही पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो डॉट्स तो कनेक्ट करने ही पड़ते हैं। ठीक है, वोकेशनल से तो वो हो ही जाता। लिस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग इज, हाँ गड्ढा, 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 गड्ढा देख रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, वो ट्रांसलेशन की पावर है, एआई हमसे आगे निकलने की सोच रहा है, पिटफॉल्स को गड्ढा समझ रहा है। ठीक है, समझ लो भाई। डेवलप इनसाइट्स टू ओवरकम पिटफॉल्स, ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, भाई साहब इस वक्त हो रहे हैं सुबह के
मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। व्हाट इज, मैं 4 बजे उठ गया था, अभी 7:08 AM हो रहे हैं, ठीक है। ये लोकेशन आप समझ लो कि गलत है। अच्छा, ये मैगजीन ऑफ टीचिंग पे बहुत अच्छा वो हम लोगों को वो भी मिल गया। तो आपको ये PDF चाहिए हो तो आप ऐसे ही सर्च करके डाउनलोड कर लेना। DGET B.Ed कॉलेज करके है, वहाँ पर आपको बढ़िया मिला हुआ है, देख लेना, ये बढ़िया PDF है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग। अच्छा, मैं आपको टाइम इसलिए बताया क्योंकि मुझे अभी जमाई आई ना, तो आप लोग सोच रहे होगे सर जी जमा रहे हैं। सुबह 7 बज रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। उससे पहले मैं उठा हुआ था, कुछ रिवीजन वगैरह कर रहा था। तो कभी कभी और रात में बहुत लेट में सोया भी था, 12:30-1 बजे नींद खुल गई। मैंने सोचा चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने आए, सोचो कुछ पढ़ा देते हैं जिससे कि आप लोगों का भी मतलब थोड़ा सा मुझे साथ मिल जाए, क्योंकि मेंस की तैयारी आप लोगों को साथ ही करनी पड़ेगी, अकेले तो हो नहीं पाएगी मेंस की तैयारी। तो मुझे ऐसे चाहिए, जो भी लोग यहाँ तक आए हों उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे चाहिए 10 से 15 बच्चे जो मेरे साथ पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं इंग्लिश वालों की हेल्प कर सकता हूँ, सोशल साइंस वालों की भी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट पे मैंने मतलब बाई चॉइस कमांड करने की कोशिश करी है। मतलब वही है कमांड, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आंसर्स आते हैं, ऐसा है कि मैं आंसर को क्रिटिकली एनालाइज करके चेक कर सकता हूँ। समझ पा रहे होगे? तो मुझे ये तीनों सब्जेक्ट्स तो अच्छे से पता है और इन पे मैं वो कर भी पाऊँगा। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के अगर आंसर्स होंगे तो जो भी बच्चे होंगे उनसे इंटरेक्शन होता रहेगा, बेटर रहेगा। जो भी लोग सिर्फ यहाँ तक आए उनके लिए है। आप इस नंबर पे मुझे बता देना कि आप मेंस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो। 80 90 501, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्रीलिम्स तो निकाल ही लोगे, और जब प्रीलिम्स निकल जाएगा हम लोग साथ में मेंस की तैयारी करेंगे। और 50 दिन बहुत होते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग रोज़ 4-4 5-5 घंटे लग करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यही है, लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन गाइडेंस ऑफ लर्निंग है। डेवलप इंसाइट्स टू ओवरकम पिटफॉल्स, नहीं, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। डेवलप इंसाइट इनटू एडिक्वेट परफॉर्मेंस, इस पे होना चाहिए। प्रोवाइड इंकरेजमेंट, ये भी होना चाहिए। प्रोवाइड कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल हेल्प, ये भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई और आप उसको वहाँ पर बोल रहे हो चलो हटाओ बेटा, ये सब तो आपकी ज़िंदगी के रोड़े फर्जी आ जाते हैं। नहीं, रोड़े ही हैं जिसको बाद में कोड़े पड़ने से बचाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग सब कुछ है। टीचिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग, टीचिंग इम्प्लाइज मेकिंग अदर्स लर्न, टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। सब सही है, सब कुछ सही है। अंडर लाइंग purposes of teaching aids include, underlying purposes of teaching aids include to motivate students to learn, helpful in, अच्छा ये भी सब सही है, सब सही है, सब मारो। arrange activities of classroom teaching in logical order, analysis of the work done, planning and preparation, presentation of a material। 2 3 1 4, अच्छा अरेंज करना है, सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग हमेशा पहले होगी, प्रेजेंटेशन होगा, मॉडिफिकेशन लास्ट में होगा, मतलब ये लास्ट स्टेज है, और उससे पहले होगा एनालिसिस, ठीक है। 111 पे आते हैं। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होती है? इंट्यूटिव थिंकिंग सेंट्रेशन वाली होती है, केंद्रीकरण। लर्नर फोकसेस ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जजेस बेस्ड ऑन द ओनली, दिस इज कॉल्ड सेंट्रेशन। सहज बुद्धि चिंतन क्या होता है? आप एकदम इंट्यूट कर गए हो शिक्षार्थी एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल उसी के आधार पर निर्णय लेता है, इसे कहा जाता है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। ऑप्शन इजी था। इन ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन विच लेवल इज अबाउट यूजिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। अच्छा, अब मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करूँगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसे चलती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ICT वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ज्ञान पे अपने बहुत उछलते हैं, लेकिन उनका ज्ञान टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन ही होता है। और जब भी कोई बोले ना कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, कह दो तुम्हारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, और वो लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, लोवेस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से ऊपर आती है नॉलेज, नॉलेज के ऊपर आती है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आप किसी चीज़ को सिंथेसिस करोगे,
सिंथेसिस के बाद आप किसी चीज़ का एवेल्यूएशन करोगे, और इवेल्यूएशन के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, किसी चीज़ का क्रिएशन करोगे। अभी मैंने यही बात करी, क्रिएशन और इवेल्यूएशन की बात थोड़ी देर पहले हुई है। सिंथेसिस का मतलब है कुछ नया आपने बनाया, ठीक है, और वही चीज़ ऊपर जाकर कन्वर्ट हो गई। पहले सिंथेसिस ऊपर था, फिर वो कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ गया। इसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट अगर पूरी टैक्सोनॉमी ही देखनी है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, तो आप वो देख सकते हो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आ जाओ भाई, ये देख लो, फिगर से दिखाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखो, रिमेंबर, कोई चीज़ आप रट लो, अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो। एंड अप्लाई मतलब वही एप्लीकेशन, एनालाइज करो। फिर यहाँ पर सिंथेसिस आया था। सिंथेसिस का मतलब ही क्रिएशन होता है, याद रखना। इवेल्यूएशन और क्रिएशन मतलब यही ऊपर नीचे हुए हैं। एनालाइज तो एप्लीकेशन के जस्ट बाद आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही पहले नाउन था, फिर वर्ब में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन ये था, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच लेवल इज अबाउट यूजिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल्स इन न्यू सिचुएशन। आपने नॉलेज ले लिया, आपने ज्ञान देखा, उसको समझ भी लिया। अब जब समझ लोगे तो उसका एप्लीकेशन करोगे। अब आपको वो चीज़ समझ में आ गई, आप जब उसका एप्लीकेशन करोगे, वही हो गया एक नई सिचुएशन में उसको आप डाल देना, ठीक है। तो वही एप्लीकेशन होता है। जैसे आपने गाड़ी के बारे में जाना, समझा, और आप उसको चलाने लगे, चला के आप कहीं भी जा सकते हो। तो 112 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं 60-20-80 मिनट में। कोई बुरी बात नहीं है, और हमने छोटी छोटी चीज़ें बीच में समझी भी हैं, मजाक भी किया है, आसानी से मैंने चीज़ें पढ़ी भी हैं। अब आपको ये PDF आराम से मिल जाएगी। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 880 80 90 501। मैसेज कर दो, PDF मैं आपको दे दूँगा। बाकी कोई और सवाल सुझाव तो आप बता सकते हो। जो भी लोग यहाँ तक आए हो, कमेंट करके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 लोगों के साथ तो मेंस की तैयारी करें ही। आप सभी को अभी से शुभकामनाएं मेंस की। जो भी लोग क्विक रिवीजन करना चाहते थे हार्ड क्वेश्चंस का, हार्ड तो उतने नहीं थे, लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चन थोड़े से कभी कभी डाइसी हो जाते हैं, ट्रिकी हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार दोस्तों। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।